हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम आपकी इंडियन पॉलिटी, देखिए इंडियन पॉलिटी तो हमने कंप्लीट कर दी है, तो इंडियन पॉलिटी के ऊपर हम एमसीक्यू ला रहे हैं। ओके, तो इसी तरह बाकी जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, चाहे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, ज्योग्राफी हो, आपकी हिस्ट्री हो, जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, उनके ऊपर हम एमसीक्यूज़ ला कर रहेंगे। और मतलब बाकी भी जो भी एग्ज़ाम होंगे जहाँ पर ये पूछे जाएंगे जी, उनके लिए भी आपको एक तरह का आपको ऑलरेडी एक मटेरियल बना हुआ रहेगा, तो आप यहाँ से उनको कर सकते हैं। इससे क्या होगी, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बेटर रहती है। आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू कीजिए, इससे आपको वो टॉपिक अच्छे से याद रहेगा। ओके, और प्रैक्टिस हो जाएगी सो दैट कि वहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन आता है, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, बट वो क्योंकि आपने सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन, तो आपके माइंड में वो स्टोर रहेंगे। ओके, अब देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट्स वेरी इजी कि द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था, सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया था? ओके, तो जब हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, उसी वक्त पहली लाइन ही यही लिखी हुई थी कि भाई आइडिया किसने दिया था। तो आइडिया दिया था आपके सर एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय जी ने आपका आइडिया दिया था कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ओके, विदाउट एनी इंटरफियरेंस। ओके, उसके बाद फिर से डिमांड अलग अलग जगहों पे उठती रही थी, लेकिन पहली बार जो डिमांड उठाई थी वो एम.एन. रॉय ने उठाई थी, 1934 के अंदर उठाई थी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इसको कर लेना कि भाई द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू इलेक्शन है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स होंगे वो किस तरह से होंगे। क्या उनको डायरेक्ट पीपल ऑफ इंडिया, जो हम लोग हैं, इंडिया के लोग उस टाइम पे जो थे, उन्होंने डायरेक्ट इलेक्ट किया था, या फिर जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे प्रोविंसेस के अंदर, उन्होंने नॉमिनेट किया था, या फिर कुछ इस तरह से हुआ था कि इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, अलग अलग प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेचर थे उन्होंने इलेक्ट किया और नॉमिनेट किया जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके रूलर्स ने, या फिर इस तरह से कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उस वक़्त की, उन्होंने नॉमिनेट किया था। ओके, तो यहाँ पर भी ये टॉपिक भी मेकिंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था। हमने देखा था वहाँ पे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट दो तरह से किया गया था। एक जो प्रोविंसेस के अंदर थे उनको इलेक्ट किसने किया था? उनको इलेक्ट किया था जो उन प्रोविंसेस की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी, उन्होंने इलेक्ट किया था। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट के अंदर जो रूलर था, जो राजा था, उन्होंने नॉमिनेट किया था। तो पार्शली इलेक्टेड पार्शली नॉमिनेटेड, ये टर्म मैंने उस वक्त भी यूज़ की थी, तो यही था। तो पार्शली इलेक्टेड पार्शली नॉमिनेटेड थे। ओके, तो इलेक्टेड कौन थे? जो प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और नॉमिनेटेड कौन थे? नॉमिनेटेड थे जो प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफर या विच प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इनमें से कौन सा ऑफर रिजेक्ट किया था? तो आपके पास ऑप्शन है अगस्त ऑफर, क्रिप्स ऑफर प्रपोजल, कैबिनेट मिशन, या फिर ये सारे के सारे प्रपोजल, ये सारे के सारे ऑफर मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किए थे। तो ये भी हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। इवन कि अगर आप लक्ष्मीकांत खोलेंगे, ऑल्दो मैं नहीं चाहता कि आप वो पूरी बुक पढ़े, काफ़ी बल्कि है, तो यहाँ पर मैंने आपको जितना बताया उतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो अगर थोड़ा सा आपको हिस्ट्री का आइडिया होगा तो आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड वार 2 जब चल रही थी, 1939 से लेकर 1945 तक चली, तो उस टाइम पे इंडियंस ने, हम लोगों ने क्या काम किया, हमने कहा कि यार ये अच्छा मौका है क्योंकि इनको हमारी मदद चाहिए, तो हम इनसे अपनी डिमांड पूरी करवाते हैं। तो वो अलग अलग ऑफर्स लेकर आए थे। 1940 में अगस्त ऑफर लेकर आए थे, बाद में सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन लेकर आए थे, क्रिप्स प्रपोजल लेकर आए थे 1942 के अंदर। इसी तरह से 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया था। तो इनमें से जो क्रिप्स प्रपोजल जो था, ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स लेकर आए थे, जो कहाँ के थे? ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, वो लेकर आए थे। तो इस ऑफ़र को 1942 के अंदर वो लेकर आए थे, और इसको मुस्लिम लीग की जो डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था। बाद में 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जिसके अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ बनाने की बात की गई थी, और वो ऑफ़र मोर और लेस मुस्लिम लीग जो है वो सेटिस्फाई हो गई थी, तो वो एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद ही फिर इलेक्शंस हुए थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, क्रिप्स प्रपोजल था जो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था। उसके बाद है हु इज़ नोन एज आर्किटेक्ट
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किसको कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी या भीमराव अंबेडकर। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या? इट इज़ वेरी सिंपल, इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्हें कहते हैं। मॉडर्न मनु किनको कहते हैं? अब ये मनु कौन है? मनु जो है स्कॉलर थे जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है। ओके, ही वॉज अ थिंकर, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने ही मनुस्मृति लिखी है जिसके अंदर आपका जो वर्ण सिस्टम है उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो मॉडर्न मनु किसको कहते हैं? तो मॉडर्न मनु आपको मालूम हो जाए, मॉडर्न मनु आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनको ही कहा जाता है। ऑल दो मैंने उस वक्त भी मेंशन किया था कि मनुस्मृति को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था इनके द्वारा, बल्कि ये भी बताया जाता कि इन्होंने शायद मनुस्मृति को जलाया भी था। ओके, क्योंकि उसके अंदर कास्ट सिस्टम को, वर्ण सिस्टम को जस्टिफाई किया गया है इसीलिए। तो बट फिर भी इनको मॉडर्न मनु कहा जाता है। ओके, उसके अलावा प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रेम्बल के ऊपर सेपरेट लेक्चर लिया है मैंने, अच्छे से समझाया प्रेम्बल क्या है। ओके, तो ये बता रहा कि प्रेम्बल जो ये किसका मॉडिफाइड वर्जन है, यानी कि इसका कोई प्रोटोटाइप होगा, बाद में फिर ये मॉडिफाइड वर्जन प्रेम्बल बन गया। तो ओरिजिनली क्या था जिस चीज़ को बाद में प्रेम्बल में कन्वर्ट किया गया? क्या वो अगस्त ऑफर था? क्या वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था या क्रिप्स प्रपोजल था, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको मालूम होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को। उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स दिए थे कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हम क्यों बना रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। तो उसके अंदर वो सारी बातें दी गई थी कि भाई हम इंडिया को इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक बनाएंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे, ओके, सेकुलर होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई थी, पर्पज़ लिखे थे, ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। बाद में जब उसको अडॉप्ट किया गया था, उसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी को। ओके, तो 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था और वही आपका प्रेम्बल है। ओके, उसके बाद एक कैलीग्राफी। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, किस लैंग्वेज में लिखा, किसने डेकोरेट किया, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो कैलीग्राफी हिंदी वर्जन की बात हो रही कि भाई जब हिंदी में लिखा गया था तो हिंदी में किसने लिखा था? तो ऑप्शन है भुवर राम मनोहर सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, वसंत कृष्ण वैद्य या नंदलाल बोस। अब देखो ये जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं इन सब का काम कैलीग्राफी का, इसको डेकोरेट करने का रहा है, तो इसलिए ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकती है। ओके, तो इसलिए इसका ख्याल रखना। हिंदी वर्जन जो है, हिंदी वर्जन जो लिखा गया है, ये लिखा गया आपके वसंत कृष्ण वैद्य। ओके, तो उनके द्वारा आपका जो हिंदी वर्जन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिखा गया है। उसके बाद एक कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली जो लिखा गया था, जब इंग्लिश में लिखा गया था ओरिजिनली, हिंदी में भी लिखा गया था, हिंदी में हमने देखा कौन है, वसंत कृष्ण वैद्य। ओके, तो इंग्लिश की अगर बात की जाए तो वो किसने लिखा था? तो वो आपके पास देखो फिर से वही ऑप्शन मैंने डाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें वो किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, इन्होंने लिखा था। ओके, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था। ओके, उसके बाद हु वाज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? चीफ ड्राफ्टमैन पूछा है, तो चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? तो चीफ ड्राफ्टमैन आपके थे SN मुखर्जी। ओके, उसके बाद पूछता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र या लीगल एडवाइज़र, ये कौन थे? ये थे आपके सर BN राव। ओके, तो उसके बाद सेक्रेटरी कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेक्रेटरी कौन था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे आपके HVR अयंगर। देखो इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए बहुत ख्याल रखना, सेक्रेटरी कौन था, चीफ ड्राफ्टमैन कौन था, लीगल एडवाइज़र या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल, इनमें नाम जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ये तो सबको मालूम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ओके, उसके बाद आई थिंक इतने काफ़ी हैं, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो ये आज का हमने जो किया किसके ऊपर किया, यहाँ पर हमारा फोकस रहा जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कल भी हम इसी में से उठाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, जिनमें
के एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो इनको अच्छे से टॉपिक पढ़िए, उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, MCQs को। थैंक यू सो मच।